जनगण मन अधिनायक जय हे, भारत भाग्य विधाता। दोस्तों, भारत एक ऐसा स्वतंत्र देश है जहां एक एक व्यक्ति को अपने धर्म और कर्म की पूरी आजादी है। जहां इस देश की जनता बिना किसी डर के अपने मन में रखे आजादी से अपना जीवन जीती है, तो वहीं इस देश की 120 करोड़ से ज्यादा की आबादी की सुरक्षा भी एक बड़ी जिम्मेदारी है, जिसमें किसी भी प्रकार की छोटी सी भी गलती की गुंजाइश नहीं है। भारत का भाग्य भी अन्य देशों की तरह बहुत से क्षेत्रों पर निर्भर है, जैसे टेक्नोलॉजी, अर्थव्यवस्था, अंतरिक्ष, राजनीतिक संबंध वगैरह। मगर इन सब से हटकर एक ऐसा क्षेत्र है जो बाकी के क्षेत्रों की और इस देश की जनता की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार है। दोस्तों, इस क्षेत्र में काम करने वाले लोगों पर जितना तनाव होता है, उसका हम जैसे आम लोग अंदाजा भी नहीं लगा सकते हैं। मगर फिर भी ये लोग निस्वार्थ भाव से अपना कर्तव्य निभाते हैं। रक्षा क्षेत्र में काम करने वाले लोगों के भी दो रूप होते हैं, वर्दी वाले और बिना वर्दी वाले। वर्दी में सुरक्षा संबंधित कार्य करने वाले लोगों को तो हम बखूबी जानते हैं, जैसे आर्मी, नेवी और एयरफोर्स। मगर इन सब से हटकर भी भारत की एक खुफिया सेना है, जहां भारत के निडर सिपाही बिना वर्दी और बिना पहचान के भारत की सुरक्षा के लिए अपना काम करते हैं। भारत की ऐसी ही एक खुफिया एजेंसी का नाम है रॉ, जिसे हम सब रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों, रॉ ने इस देश के सुरक्षा के लिए अनगिनत ऑपरेशंस को अंजाम दिया है, जिनमें हमारे खुफिया सिपाहियों ने भारत के दुश्मनों की नींद उड़ा दी। मगर आज के इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे गद्दार शख्स की, जो भारतीय सेना एवं रॉ का एक बड़ा हिस्सा बनकर भारत में काम तो कर रहा था, मगर भारत के लिए नहीं, बल्कि अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA के लिए। तो चलिए जानते हैं इस डबल एजेंट की कहानी, जिसने कीमत के लिए अमेरिका के सामने अपना ईमान बेच दिया और फिर पकड़े जाने से पहले फरार हो गया। अप्रैल 2004 रोज की तरह एक आम दिन, जब बाकी कर्मचारियों की तरह रॉ के सभी कर्मचारी अपना काम खत्म कर घर के लिए निकलने को हुए, तभी पता चला कि दफ्तर के मेन गेट पर सभी कर्मचारियों की ब्रीफकेस खुलवाकर चेक किए जा रही हैं। रॉ के 35 साल के इतिहास में ऐसा पहली बार हो रहा था। हालांकि अगली साप्ताहिक कॉन्फ्रेंस में रॉ के प्रमुख CD सहाय ने आधिकारिक रूप से स्पष्ट किया कि यह तलाशी किसी एक व्यक्ति के खिलाफ केंद्रित नहीं थी, बल्कि इसका उद्देश्य सिर्फ रॉ की सुरक्षा को मजबूत करना था। इस बैठक में रॉ के ज्वाइंट सेक्रेटरी रविंदर सिंह भी मौजूद थे। कॉन्फ्रेंस खत्म होने के बाद वो जोर जोर से बड़बड़ाते हुए बाहर निकले कि वरिष्ठ अधिकारियों से पेश आने का ये सही तरीका नहीं है। मगर उन्हें इस बात का जरा सा भी अंदाजा नहीं था कि ये पूरी तलाशी उन्हीं को ध्यान में रखते हुए की गई थी। हालांकि उस दिन उनके ब्रीफकेस में कुछ भी आपत्तिजनक नहीं निकला।
दोस्तों, इस सब की शुरुआत कुछ महीने पहले ही हो चुकी थी। इसके बारे में आपको बताएंगे, पर पहले आपको रविंदर सिंह से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी दे देते हैं। रविंदर सिंह ने अपने करियर की शुरुआत इंडियन आर्मी से की थी। वो इंडियन आर्मी में एक कमीशन्ड ऑफिसर के रूप में काम कर रहे थे, जिसके बाद उन्हें मेजर के पद पर पहुंचकर रॉ में शामिल होने का फैसला किया। सिंह के रॉ में शामिल होने के बाद से ही उन्हें लगातार प्रमोशन मिलता रहा और वो कई सालों की सर्विस के बाद ज्वाइंट सेक्रेटरी के पद पर पहुंचे। अब बात करते हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि जिस रॉ एजेंसी में सिंह ने अपने इतने साल दिए थे, उसी एजेंसी को उस पर शक करना पड़ा। बात है साल 2003 की, जब रॉ के दफ्तर में एक मामूली दिन था। रोज की तरह सब कुछ ठीक चल रहा था। तभी ज्वाइंट सेक्रेटरी सिंह ने एक जूनियर ऑफिसर को अपने कैबिन में बुलाया और उससे कुछ बातचीत करने लगे। वो पहली बार था जब किसी व्यक्ति को रविंदर सिंह पर शक हुआ। वो जूनियर ऑफिसर बातचीत खत्म होने के तुरंत बाद रॉ के उस वक्त नियुक्त सिक्योरिटी स्पेशलिस्ट अमर भूषण के पास गया और उनको बताया कि सिंह साहब, जिस दौरान मुझसे बातचीत कर रहे थे, तब मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा था कि वो मुझसे गुप्त जानकारियां निकलवाना चाहते हैं। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि रॉ जैसी खुफिया एजेंसी में हर व्यक्ति एक मिशन पे अपनी टीम के साथ काम कर रहा होता है। इस काम के दौरान एक व्यक्ति को उस मिशन से संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी अपनी टीम के अलावा किसी से भी साझा नहीं कर सकता। जब सिंह ने उस अधिकारी से गुप्त जानकारी निकलवाने की कोशिश की, तो सिक्योरिटी स्पेशलिस्ट अमर भूषण ने रविंदर सिंह के खिलाफ प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करने का फैसला ले लिया। यह एक बहुत ही बड़ा और खतरनाक फैसला था, क्योंकि यहां जो टारगेट था वो खुद रॉ में ज्वाइंट सेक्रेटरी के पद पर काम कर रहा था। और ऐसे में अगर टारगेट को उसके खिलाफ चलने वाली इंक्वायरी की जरा सी भी भनक लगी, तो वो बिल्कुल सतर्क हो जाएगा और पूरी इंक्वायरी फेल हो जाएगी। आखिरकार इंक्वायरी शुरू हुई और इस दौरान रविंदर सिंह पर रॉ की टीम लगातार नजर रखे हुई थी। वो कहीं भी जाते, किससे मिलते, क्या बात करते, साथ ही उनके बैंक अकाउंट ट्रांजैक्शन पर भी पूरी नजर रखी जाती थी। इस इंक्वायरी को आधिकारिक रूप से इन्वेस्टिगेशन में बदलने के लिए सिंह के खिलाफ ठोस सबूत का होना जरूरी था। टेक्निकल सर्वेलांस टीम ने उनका ऑफिशियल केबिन, उनकी पर्सनल गाड़ी और यहां तक कि उनका घर भी बग कर लिया था। इस सर्वेलांस टीम में मौजूद मेंबर्स को हर 2 घंटे में बदल दिया जाता था, क्योंकि कोई भी एक व्यक्ति ज्यादा वक्त तक एक ही काम में पूरा फोकस नहीं कर सकता। आमतौर पर सिंह भी वही काम करता था जो बाकी बड़े अधिकारी करते हैं, जैसे जूनियर से कार्यालय संबंधित बातचीत करना, उन्हें दावत पर बुलाना वगैरह वगैरह। इंक्वायरी कई महीने इसी तरह चलती रही। फिर इस उम्मीद में कि कभी सिंह के खिलाफ कोई ठोस सबूत मिले और उन्हें आधिकारिक रूप से इन्वेस्टिगेट किया जाए, सिंह लगातार अपने जूनियर्स को अपने कैबिन में बुलाता रहा और पूछताछ करता रहा। मगर रॉ के हाथों सिंह के खिलाफ कुछ न लगा। आखिर कुछ महीनों बाद इस बात का खुलासा हुआ कि सिंह रॉ के दफ्तर में मौजूद कई गुप्त फाइल्स की फोटोकॉपी बनाकर अपने साथ अपने ब्रीफकेस में ले जाता था। रॉ को जब इस बात का पता चला, तब तुरंत अप्रैल 2004 में रॉ ने अपने दफ्तर के गेट पर ब्रीफकेस चेक करने के लिए सिक्योरिटी गार्ड्स लगा दिए। कहा जाता है कि रविंदर सिंह को इस बात का पता दफ्तर के बाहर खड़े अपने ड्राइवर के जरिए चल गया, जिसके बाद उनके ब्रीफकेस को चेक करने की जब बारी आई, तो उसमें से कुछ भी खास आपत्तिजनक नहीं निकला। अब रॉ को तो सिंह के खिलाफ पूरा यकीन था ही, मगर रविंदर सिंह को भी अब धीरे धीरे रॉ पर शक होना शुरू हो चुका था। हालात ऐसे बन चुके थे कि कभी भी रविंदर सिंह को डिसमिस किया जा सकता था। मगर यहां रॉ के लिए यह जानना जरूरी था कि आखिर रविंदर सिंह भारत की सुरक्षा संबंधित जानकारी किसे दे रहा था।
इसके लिए जब सिक्योरिटी यूनिट के द्वारा सिंह के इतिहास में झांका गया तो पता चला कि उनकी हॉलैंड में पोस्टिंग के दौरान उनके परिवार का कोई सदस्य बहुत बीमार हो गया था, जिसे हॉस्पिटलाइज किया गया था और इसी के दौरान उनके मेडिकल बिल का खर्चा बहुत ज्यादा था, जिसके चलते अमेरिकन ने इस बात का फायदा उठाया और आर्थिक रूप से रविंदर सिंह की मदद की। इसके बाद सिर्फ यही नहीं बल्कि सिंह को और भी आर्थिक सहायता एवं बिना किसी उत्सव के महंगे महंगे तोहफे वगैरह देने लगे। तभी से सिंह और अमेरिकन का दोस्ताना रिश्ते की शुरुआत हुई और रॉ ऑफिशियल्स का मानना है कि जब सिंह वापस भारत आए तब तक वो कॉम्प्रोमाइज हो चुके थे। अब वर्तमान में सबसे बड़ा डर यह था कि अगर सिंह को पता चल गया कि उस पर रॉ द्वारा नजर रखी जा रही है तो वो सतर्क हो जाएगा और मुमकिन है कि अपना काम करना भी वो कुछ समय के लिए बंद कर दे। मगर फिर भी चीफ इन्वेस्टिगेटर ने इस इंक्वायरी को इस तरह से हैंडल किया जिसकी पूरी डिपार्टमेंट को कानो कान खबर नहीं हुई। फिर भी यहां पर सबसे बड़ी चुनौती थी कि सिंह के खिलाफ शक करने के लिए तो काफी सबूत थे, मगर उनके खिलाफ किसी भी तरह के इन्वेस्टिगेशन या एक्शन लेने के लिए वो सबूत पर्याप्त नहीं थे। आखिरकार इतने महीने इंतजार करने के बाद जब कोई बड़ा सबूत हाथ नहीं लगा तो एक दिन सिंह जब घर पर नहीं थे तब रॉ की एक टीम ने उनके घर की तलाशी ली। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि उनकी उपस्थिति में अगर ये तलाशी ली जाती तो वो तुरंत सभी सबूतों को दफन करके फरार हो जाते। रॉ की इस तलाशी के दौरान सिंह के घर से एक लैपटॉप बरामद हुआ जिसमें अभी तक की सारी इंक्वायरी पर लगे सन्नाटे को तोड़ दिया। दरअसल ये एक अमेरिकी लैपटॉप था जिसमें वेब कैमरा की टेक्नोलॉजी मौजूद थी। इंक्वायरी के दौरान पता चला कि रविंदर सिंह ऑफिस का काम खत्म करने के बाद किसी से भी नहीं मिलता था। वो बॉस घर से ऑफिस और ऑफिस से घर वाला व्यक्ति था। ऐसा इसलिए क्योंकि जो दस्तावेज वो ऑफिस से फोटोकॉपी करा के घर लाता था उन्हें घर लाकर वो लैपटॉप पे अपना वेब कैमरा ऑन कर फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल के जरिए उन दस्तावेजों को अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA के साथ साझा करता था। अब जाकर इस बात का खुलासा हुआ कि आखिर सिंह पर इतने बगिंग डिवाइसेस का भी कोई असर क्यों नहीं हुआ, क्योंकि उसका काम करने का तरीका बिल्कुल अलग और साधारण था। बात अगर सिंह के परिवार की करें तो आपको बता दें कि सिंह की एक बेटी थी जो अमेरिका में बसी हुई थी और वो यहाँ अपनी पत्नी के साथ हिंदुस्तान में रहते थे। बेटी की मंगनी पर भी सिंह से रॉ से छुट्टी लेकर अमेरिका जाने की अनुमति मांगी थी, परंतु किसी कारणवश उन्हें अनुमति नहीं मिली। जनवरी 2004 से लेकर अप्रैल 2004 के बीच जब एजेंसी रविंदर सिंह पर प्री इंक्वायरी कर रही थी तब अपने शक को यकीन में बदलने के लिए भी एजेंसी ने सिंह का एक टेस्ट लिया जिसमें सिंह को जानबूझकर रॉ के मॉनिटरिंग स्टेशन द्वारा इस्लामाबाद में अमेरिकी मिशन से इंटरसेप्ट की गई जानकारी फीड कराई गई। रॉ का सिंह पर शक तब और गहरा गया जब सिंह ने इस तरह की और गुप्त जानकारी की मांग की। अब जिस दिन उन सभी बातों का खुलासा अमेरिकी लैपटॉप ने किया उस वक्त से ही रविंदर सिंह की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी थी। जहां रविंदर सिंह को पकड़ने के लिए सारी फॉर्मेलिटीज पूरी की जा रही थी वहीं किसी तरह सिंह को भी इस बात की भनक लग गई और वो दिन आ ही गया जब वो अपनी पत्नी को लेकर फरार हो गया। घर के बाहर उपस्थित सर्विलांस टीम से जब पूछा गया तो उन्होंने कहा कि सिंह को दिन भर से घर पर नहीं थे और उनकी पत्नी को भी आखिरी बार रात को देखा गया था। हड़कंप तब मच गया जब अगले दिन घर में किसी तरह की हलचल दिखाई नहीं दी। जब रॉ की एजेंसी जरूरी दस्तावेज देने के बहाने घर में घुसी तो नौकर ने बताया कि साहब और मीम साहब कल रात ही किसी की शादी में शामिल होने के लिए पंजाब के लिए रवाना हो चुके हैं। कुछ समय बाद पता चला कि रविंदर सिंह और उनकी पत्नी रोडवेज के रास्ते नेपाल पहुंचे, जहां भारत नेपाल की सीमा के पास नेपालगंज में उपस्थित सनेहा होटल में ये दोनों ठहरे। वहां एक रात बिताने के बाद दोनों अगले ही दिन काठमांडू चले गए
और वहां पर दोनों पति पत्नियों का जाली पासपोर्ट बनाया गया, जिसमें उनके नाम राजपाल शर्मा और दीपा शर्मा रखा गया। और उसी पासपोर्ट से ये दोनों 7 मई 2004 को ऑस्ट्रिया एयरलाइंस की फ्लाइट से अमेरिका के लिए रवाना हो गए। कहा जाता है कि उस वक्त के तत्कालीन राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ब्रजेश मिश्रा से रविंदर सिंह को गिरफ्तारी करने के लिए अनुमति मांगी गई थी, मगर ब्रजेश मिश्रा उस वक्त चल रहे चुनावों के कारण ये फैसला नहीं कर पाए और रविंदर सिंह रॉ और भारत के हाथों से हमेशा के लिए छूट गया। मई 2004 के मध्य में रॉ प्रमुख सीडी सहाय ने दिल्ली में उपस्थित सीआईए के स्टेशन चीफ को बुलाकर जब उनसे रविंदर के बारे में पूछा तो जैसे कि उम्मीद थी, सीआईए ने रविंदर से जुड़ी किसी भी जानकारी को साझा करने से इनकार कर दिया। उन्होंने साफ इनकार कर दिया कि रॉ का कोई भी अधिकारी सीआईए के संपर्क में नहीं रहा। 5 जून 2004 को राष्ट्रपति से संविधान की धारा 311(2) के तहत रविंदर सिंह को उसके पद से बर्खास्त कर दिया गया और वो हमेशा के लिए भारतीय सुरक्षा संगठनों के लिए एक भगोड़ा कह जाने लगा। हिंदुस्तान ने रविंदर को उसके इस कर्म के लिए न माफ किया और ना ही कभी माफ करेगा। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए ये बता दें कि आखिर सिंह अमेरिका के लिए इतना जरूरी क्यों बन चुका था और अमेरिका भारत की रॉ की जानकारी क्यों निकलवाना चाहता था। तो इसका जवाब यह है कि एक समय था जब अमेरिका पूरी दुनिया का एक लौता सुपर पावर बनना चाहता था। उसके सामने सर उठाते जब रूस और चीन ताकतवर बन चुके थे, तब उसे भारत को भी एक महाशक्ति के रूप में देखना बिल्कुल मंजूर नहीं था। और जब अमेरिका की खुफिया एजेंसी सीआईए भारत के 1998 में होने वाले न्यूक्लियर टेस्ट को भी नहीं रोक पाई, तब से अमेरिका भारत के हित में बढ़ते सभी प्रयासों को रोकने में लग गया। ऐसे में सीआईए के पास रॉ की गुप्त जानकारी होना अमेरिका के लिए काफी फायदेमंद होता और इसीलिए रविंदर सिंह को सीआईए द्वारा चुना गया था। कई साल बीत गए और भारत आज के दौर का एक सुपर पावर देश बन गया, मगर रविंदर सिंह से जुड़ी कभी कोई जानकारी सामने नहीं आई। यतीश यादव, जो कि रविंदर के केस के बड़े जानकार रह चुके हैं, उनके अनुसार 2016 के अंत में वॉशिंगटन से डिप्लोमेटिक बैग में एक कोडेड संदेश आया था, जिसमें कहा गया था कि डबल एजेंट रविंदर सिंह की मौत हो गई। बाद में पता चला कि रविंदर की मौत मैरीलैंड में एक सड़क दुर्घटना में हुई थी। यह भी पता चला कि काठमांडू के रास्ते अमेरिका पहुंचने के कुछ महीनों बाद ही सीआईए ने रविंदर सिंह को बर्खास्त कर दिया, जिसके बाद उनका आखिरी वक्त बहुत बुरा गुजरा, जिसके चलते वो पैसे के लिए मोहताज हो गए थे। तो दोस्तों, हमने आपको बताई एक ऐसे शख्स की कहानी जो पैसे के लिए देश को बेचने को तैयार हो गया, मगर आपने आखिरी वक्त में वो उसी पैसे के लिए मोहताज हो गया। मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में ऐसी ही एक जबरदस्त कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।